बेलापुर नाम के एक गांव में रमन अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। रमन का अपना अमरूद का एक छोटा सा खेत था। वो अपने खेत में उगे अमरूदों को बाजार में बेचकर परिवार का खर्चा चलाया करता था। ये लो सुधा, मेरी आज की कमाई। इन पैसों से कुछ सब्जियां और थोड़ा राशन खरीद लेना। ये क्या है जी, बस इतने से पैसे? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अमरूदों को थोड़े अच्छे दाम पर बेचा करो, लेकिन आपको मेरी बात समझ ही नहीं आती। पूरे बाजार में सब लोग इतने महंगे अमरूद बेचते हैं और आप हो कि उनसे आधी कीमत पर ग्राहकों को अमरूद बेच देते हो। देखो सुधा, मैं बाकी फल वालों की तरह अपने ग्राहकों को नहीं ठग सकता। सभी फल वाले लालच में आकर ग्राहकों को जानबूझकर महंगा फल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करना ही पसंद करता हूँ। तेल लेने गई आपकी ईमानदारी। क्या फायदा ऐसी ईमानदारी का जो हमें अमीर ही ना बना सके। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन आज तक एक ढंग के घर में भी नहीं रह पाई मैं। जब से आई हूँ इस टूटी फूटी झोपड़ी में ही रह रही हूँ। ना जाने मेरे बाप ने क्या देखकर आपके साथ मेरी शादी करवा दी। सुधा हमेशा रमन को उसकी गरीबी का ताना देती थी। उसकी ऐसी बातों से रमन को बहुत ही दुख होता था। ऐसे ही समय गुजरता गया। तभी रमन की पत्नी सुधा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। रमन उसे बड़े से बड़े वैद्य, हकीम और डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन किसी भी दवाई से उसकी पत्नी को कोई आराम नहीं हुआ। तब एक दिन परेशान होकर रमन भगवान के मंदिर में गया। हे भगवान, आखिर हमने ऐसे कौन से पाप किए जिनकी सजा मुझे मिल रही है। मैंने हर जगह दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाया। सब कुछ अब आपके हाथों में है। आप कुछ भी करके मेरी सुधा को ठीक कर दीजिए। ऐसा कहते हुए रमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मंदिर में बैठे पंडित जी की नजर उस पर पड़ती है। क्या बात है बेटा, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। रमन सारी बात पंडित जी को बताता है। बेटा, इस मंदिर के पिछले द्वार के पास एक बहुत ही सिद्ध महात्मा बैठते हैं। उनके पास बेहद असीम शक्तियां हैं। तुम उनके पास जाकर उन्हें अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद कर दें। रमन तुरंत ही उन सिद्ध महात्मा के पास जाता है। वो उनके पास जाकर उन्हें अपनी सारी परेशानी बताता है। बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम्हारी परेशानी के लिए मेरे पास एक हल है। ये जादुई लाल अमरूद के बीज हैं। तुम इन बीजों को अपने आंगन में उगाना। इन बीजों से उगने वाले लाल अमरूद चमत्कारी होंगे। जैसे ही तुम्हारी पत्नी उस लाल अमरूद को खाएगी, उसी समय उसकी सारी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। आपने मुझे ये लाल अमरूद के बीज देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। किसी दुखिया की मदद करना तो मेरा धर्म है बेटा, लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना, इस बीज से उगने वाले जादुई लाल अमरूद की उपज कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए तुम इससे हर दुखियारे की मदद करना, लेकिन कभी भी इसे अपने लालच के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना धीरे धीरे तुम अपना सब कुछ खो दोगे। मैं समझ गया महात्मा जी, मैं इसे कभी भी अपने लालच के लिए इस्तेमाल में नहीं लाऊंगा। रमन अपने घर जाकर जादुई लाल अमरूद के उन बीजों को अपने आंगन में बो देता है। अगले दिन जब वो अपने आंगन में जाकर देखता है तो उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा लाल रंग के अमरूदों से लदा हुआ पेड़ होता है। रमन उसे देखकर हैरान रह जाता है। ये पेड़ तो सचमुच जादुई है। मैंने कल ही तो इन बीजों को आंगन में बोया था और आज हमारे आंगन में ये पेड़ भी उगाया है। रमन उस पेड़ के पास जाकर एक लाल अमरूद तोड़ लेता है। वो उस अमरूद को काटकर अपनी पत्नी सुधा को खिला देता है। उस अमरूद को खाते ही अचानक उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये लाल अमरूद तो सचमुच का जादुई अमरूद है जी। इसे खाते ही मेरी तबीयत तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गई। मैं कल ही उन महात्मा के पास जाकर उनका धन्यवाद करूंगा और भगवान के मंदिर में मत्था टेक कर आऊंगा। अपनी पत्नी के ठीक होने की वजह से रमन बहुत खुश था। तभी उसका एक पड़ोसी रामू उसके घर के पास से गुजर रहा था। उसने रमन के खेत में लाल अमरूद का पेड़ देखा तो वो उसे देखकर हैरान रह गया। अरे भला ये कैसे हो सकता है? मैं तो हर रोज यहाँ से गुजरता हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने रमन के आंगन में ये लाल अमरूद का पेड़ नहीं देखा। भला रातों रात रमन के आंगन में लाल अमरूद का पेड़ कहाँ से आ गया? ये भला कैसा चमत्कार है?
रमन का पड़ोसी रामू वहां खड़ा होकर ये सोच ही रहा था कि तभी रमन अपने घर से बाहर आता है। अरे रामू भैया, आप यहाँ इस तरह खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे आंगन में एक ही रात में ये लाल अमरूद का पेड़ कहाँ से आ गया? कल जब मैं यहाँ से गुजरा तब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो ये बात है। रमन रामू को सारी बात बता देता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे भी अपने पेड़ से एक जादुई लाल अमरूद दे दो। कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर उन्हें मैं ये अमरूद खिला दूंगा तो शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें इस पेड़ से एक जादुई लाल अमरूद तोड़ कर देता हूँ। रमन रामू को उस पेड़ से एक अमरूद तोड़कर दे देता है। रामू जैसे ही उस जादुई लाल अमरूद को अपनी माँ को खिलाता है तो उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अपनी माँ की तबीयत ठीक होने के बाद रामू जादुई लाल अमरूद के इस चमत्कार को सभी गांव वालों को बता देता है। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांवों में भी फैल जाती है। कुछ दिन बाद रमन सोकर उठता है तो उसे अपने घर के बाहर से बहुत शोर सुनाई देता है। वो जैसे ही बाहर जाकर देखता है तो उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है। सुधा, ये हमारे घर के बाहर लोगों की भीड़ कैसी लगी है? चलो चल कर देखते हैं। रमन सुधा के साथ बाहर जाता है। क्या बात है भाई साहब, आप लोगों ने इस तरह मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगाई हुई है? रमन के ऐसा पूछने पर उस भीड़ में से एक आदमी उससे कहता है, भैया, हमने सुना है कि तुम्हारे आंगन में जो लाल अमरूद का पेड़ है ये चमत्कारी है। इसे खाने से इंसान की हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। हम सभी तुम्हारे इस लाल अमरूद के पेड़ के जादुई अमरूद लेने आए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। आप सब काम कीजिए, एक लाइन बनाकर खड़े हो जाइए। मैं बारी बारी आप सबको एक एक जादुई लाल अमरूद तोड़कर दे देता हूँ। रमन सीधे स्वभाव से सभी लोगों की मदद करने को आतुर हो जाता है, लेकिन इतने सारे लोगों को अपने घर के बाहर देखकर उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जरा मेरे साथ अंदर चलिए। भाई साहब, आप अभी बस 2 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। सुधा रमन को अंदर लेकर जाती है। क्या हुआ सुधा? आप सच में बहुत बड़े बेवकूफ हैं। लोग आपके पास ये जादुई लाल अमरूद लेने आए हैं और आप झट से उन्हें ये देने को तैयार हो गए। उन सभी लोगों को इस जादुई लाल अमरूद की जरूरत है, इसलिए हमें उनकी जरूरत का फायदा उठाना चाहिए। हम एक जादुई लाल अमरूद को पूरे 1000 रुपए में बेचेंगे, जिससे हमारी खूब अच्छी कमाई हो जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुधा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये जादुई लाल अमरूद का पेड़ लोगों की मदद के लिए है। इसे हमें अपने लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको ऐसा नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैं तो ऐसा जरूर करूंगी। सुधा बाहर जाती है और अपने घर के बाहर एक जादुई लाल अमरूद 1000 रुपए का ऐसा बोर्ड लगा देती है। अरे ये क्या? हमें तो लगा था कि ये जादुई लाल अमरूद हमें मुफ्त में मिलेगा, लेकिन इस एक जादुई लाल अमरूद की कीमत तो 1000 रुपए है। ये तो बहुत ही महंगा है। जरा दिमाग लगाकर सोचिए भैया, ये एक लाल अमरूद आपकी सारे परेशानियों को हल कर देगा। जहां आप अपनी बीमारियों में दवाइयों पर लाखों रुपए खर्च करेंगे, वही 1000 रुपए में आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इसलिए ज्यादा मत सोचिए और इसे खरीद लीजिए। बात तो आपकी भी ठीक ही है। अपने और अपने परिवार के सदस्यों की बीमारी को ठीक करने के लिए सभी लोग 1000 रुपए में भी जादुई लाल अमरूद को खरीद लेते हैं। ऐसे करके सुधा शाम तक खूब पैसा कमा लेती है। ये देखिए जी, पूरे 60 लोग हमसे जादुई लाल अमरूद लेने आए थे। एक ही दिन में मैंने पूरे 60,000 रुपए की कमाई कर ली, वरना आप तो बेवकूफों की तरह सभी को मुफ्त में अमरूद का खजाना दे देते। तुम्हारे अंदर पैसों का जो इतना लालच है वो ठीक नहीं है सुधा। उन महात्मा ने मुझसे कहा था कि इन जादुई लाल अमरूदों को कभी अपने लालच के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना धीरे धीरे तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए, हमारे पास तो पैसा ही पैसा आ रहा है और मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही मतलब है। रमन सुधा को बहुत समझाता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। यूं ही समय गुजरता गया।
हर रोज कोई ना कोई उनके घर जादुई लाल अमरूद को खरीदने के लिए आने लगा। सुधा ने लोगों को जादुई लाल अमरूद बेचकर कुछ ही महीनों में बहुत सारे पैसे जोड़ लिए, जिससे उसने अपने लिए एक बहुत आलीशान घर बना लिया। उसके पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके मन में हद से ज्यादा पैसों का लालच था। एक दिन गरीब बुढ़िया लाल अमरूद लेने के लिए उसके घर आई। बेटी, मेरा पोता बहुत बीमार है, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तुम मुझे अपने आंगन का एक जादुई लाल अमरूद दे दो, तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान रहेगा। अमरूद तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मुझे 1000 रुपए दो। बेटी, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरा पोता बहुत बीमार है, तुम मुझ पर थोड़ी दया करो। पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। अगर तुम जैसे लोगों पर मैं दया करने लग गई तो मेरा घर कैसे चलेगा? चलो चलो, जाओ यहाँ से। सुधा उस बुढ़िया को बहुत भला बुरा कहती है, जिसे देखकर जादुई लाल अमरूद के पेड़ को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया सुधा, मैं आज तक तुम्हारे इस लालच को सहता रहा क्योंकि तुम्हारे लालच की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन आज तुमने अपने लालच की वजह से इस बूढ़ी औरत को मदद के लिए मना कर दिया है। अपने लालच में तुम्हें यह भी नजर नहीं आया कि इसका पोता कितना बीमार है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी लालची भी हो सकती हो। आज से मैं तुम्हारे यहां नहीं रहूंगा। बूढ़ी दादी मां, आप मुझे अपने साथ अपने घर ले जाइए। अब मैं आपके साथ रहूंगा। इतना कहते ही जादुई लाल अमरूद का पेड़ एक पौधे में बदल जाता है। बूढ़ी माँ उस पौधे को वहां से उठाकर अपने घर ले जाती है। पौधे को आंगन में रखते ही वो फिर से एक बड़ा पेड़ बन जाता है। दादी माँ पेड़ से एक लाल अमरूद तोड़कर अपने पोते को खिला देती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अपने लालच के कारण सुधा अपना सब कुछ खो बैठती है। यहाँ तक कि उसने लोगों को जादुई लाल अमरूद बेचकर जिन पैसों से अपना आलीशान घर बनाया था, वो फिर से उनकी पुरानी झोपड़ी में बदल जाता है। तब सुधा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो अपने लालच के कारण अंत में सिर्फ अपने हाथ ही मलती रह जाती है। शिखा अपनी सहेली रीना के साथ स्कूल से घर लौट रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बेकरी दिखाई पड़ी। रीना, वो देखो, स्ट्रॉबेरी केक। अगर ये केक देखने में इतना ही टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम कभी इस केक को खा पाएंगे। हम जैसे गरीब लोगों के नसीब में ऐसा केक कहाँ। अरे, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो रीना? चलो हम केक वाले अंकल से जाकर इस केक का भाव पूछते हैं। शिखा रीना के साथ बेकरी के अंदर जाती है और स्ट्रॉबेरी केक की तरफ देखते हुए बेकरी वाले अंकल से कहती है, अंकल अंकल, ये स्ट्रॉबेरी केक कितने का है? बेटा, ये केक 500 रुपए का है। क्या तुम्हें ये केक खरीदना है? केक का दाम सुनकर शिखा उदास हो जाती है और बेकरी से बाहर आ जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसी चीजें खानी हम गरीब लोगों के नसीब में नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इस केक को खरीदूंगी। मुझे ये केक खाने का बहुत ही मन है। छोटी सी शिखा अब उस स्ट्रॉबेरी केक को खाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने लगती है। वो अपनी माँ से कभी 5 रुपए तो कभी 10 रुपए लेकर अपने गुल्लक में रखने लगती है। जल्दी ही मेरे पास पूरे 500 रुपए जमा हो जाएंगे। फिर मैं उस बेकरी पर जाकर वो स्ट्रॉबेरी वाला केक खरीद कर खाऊंगी। मेरा हमेशा से स्ट्रॉबेरी को देखकर उसे खाने का मन करता है, लेकिन आज तक मैंने कभी स्ट्रॉबेरी खाई ही नहीं। इस बार तो मैं उस स्ट्रॉबेरी केक को खाकर ही रहूंगी। शिखा पूरे 3 महीने तक थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर पूरे 500 रुपए इकट्ठा कर लेती है और उस बेकरी पर स्ट्रॉबेरी केक खरीदने जाती है। अंकल, आप मुझे ये वाला स्ट्रॉबेरी केक दे दीजिए। क्या तुम्हारे पास खरीदने के पैसे हैं? हाँ अंकल, मेरे पास पूरे 500 रुपए है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये केक पैक कर देता हूँ। वो आदमी शिखा के लिए केक पैक कर ही रहा होता है कि तभी शिखा को एक बूढ़ी औरत के करहाने की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे सड़क किनारे एक घायल बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आती है। तभी वो उस केक को छोड़कर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। दादी माँ,
ये आपको क्या हुआ? आपके सर में ये चोट कैसे लग गई? शिखा उस बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चोट लगने के कारण वो बूढ़ी औरत शिखा को कुछ नहीं बता पाती। ये दादी माँ तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें पास वाले डॉक्टर अंकल के पास ले जाती हूँ। शिखा उस बूढ़ी औरत को डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर बूढ़ी औरत का चेकअप करके उसके सर पर पट्टी बांध देते हैं। माँ जी, आपकी चोट के लिए ये कुछ दवाइयाँ दी हैं, आप इन्हें समय पर खा लेना, नहीं तो चोट की वजह से आपके सर में दर्द हो सकता है। ये लीजिए, और आप काउंटर पर 500 रुपए जमा करवा दीजिए। लेकिन बेटा, इस वक्त मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं जब सड़क पार कर रही थी तो एक चोर मुझे धक्का देकर मेरे सारे पैसे छीनकर भाग गया। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन बिना पैसों के हम आपको ये दवाई नहीं दे सकते। डॉक्टर की ये बात सुनकर शिखा परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अगर डॉक्टर ने इन दादी माँ को दवाई नहीं दी तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे पास 500 रुपये तो है, लेकिन वो मैंने स्ट्रॉबेरी केक के लिए जोड़े थे। अब मैं क्या करूं? इन पैसों से स्ट्रॉबेरी केक खरीदूं या दादी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदूं? शिखा कुछ देर तक अपने मन में ये बातें सोचती है और फिर उन पैसों को बूढ़ी दादी माँ को दे देती है। दादी माँ, आप इन पैसों को काउंटर पर जमा करवा दीजिए और अपनी दवाइयाँ ले लीजिए। लेकिन बेटा, ये तो तुम्हारे पैसे हैं ना? कोई बात नहीं दादी माँ, इस समय आपको इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। अगर आपने अभी पैसे नहीं जमा करवाए तो डॉक्टर आपको दवाई नहीं देंगे और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये लीजिए। वो बूढ़ी औरत शिखा के सर को पुचकारते हुए उसके हाथ से पैसे लेकर काउंटर पर जमा करवा देती है और शिखा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं अभी तक अकेली उस रोड पर ही पड़ी होती। तुमने तो मेरी दवाइयों के लिए भी मुझे पैसे देकर मेरी बहुत मदद की है। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरा एक स्ट्रॉबेरी का खेत है। मैं तुम्हें अपने खेत से मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी तोड़ कर दूंगी। क्या कहा? स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही शिखा के मुंह में पानी आ जाता है और वो उस औरत के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है दादी माँ, अगर आपके घर पर स्ट्रॉबेरी का खेत है तो मैं आपके घर पर जरूर चलूंगी। शिखा अब उसके साथ उसके घर पर जाती है तो उसके घर के सामने बहुत बड़ा सा स्ट्रॉबेरी का खेत देखकर बहुत खुश होती है। दादी माँ, क्या मैं आपके स्ट्रॉबेरी खेत में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी तोड़ सकती हूँ? मैंने आज तक कभी स्ट्रॉबेरीज नहीं खाई, लेकिन मैं जब भी स्ट्रॉबेरी को देखती हूँ तभी मेरा स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर जाता है। हाँ बेटा, तुम इनमें से जितनी चाहो उतनी स्ट्रॉबेरी खा सकती हो। बूढ़ी औरत के कहने पर शिखा स्ट्रॉबेरी के खेत में जाती है और एक बिल्कुल पकी हुई लाल स्ट्रॉबेरी को तोड़ लेती है। वो जैसे ही स्ट्रॉबेरी को खाती है तो उसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है। ये स्ट्रॉबेरी तो बहुत ही मीठी है। इससे टेस्टी कोई और चीज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। दादी माँ, आपके खेत की स्ट्रॉबेरीज तो बहुत टेस्टी है। हाँ बेटा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज पैक कर दी है। तुम इन्हें अपने घर पर लेकर जाना और अपनी मम्मी पापा के साथ मिल बांट कर खाना। बूढ़ी औरत शिखा को एक बहुत ही सुंदर बास्केट में ढेर सारी स्ट्रॉबेरी भर कर देती है। शिखा उस स्ट्रॉबेरीज को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मी, मम्मी, ये देखो, मैं कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज लेकर आई हूँ। अरे, तेरे पास इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज कहाँ से आई? ये तो बहुत महंगी होती है। तेरे पास इन्हें खरीदने के पैसे कहाँ से आए? नहीं मम्मी, मैंने इन्हें नहीं खरीदा। मैंने तो बस एक बूढ़ी दादी माँ की मदद की थी। उन्होंने ही अपने खेत से मुझे ये स्ट्रॉबेरीज दी। शिखा अपनी मम्मी को सारी बात बताकर उन स्ट्रॉबेरीज को धोने के लिए किचन में लेकर जाती है और उन्हें ताज़ा पानी से धोने लगती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अरे अरे, इतने ठंड में कौन हमें इस ठंडे ठंडे पानी से नहला रहा है? जल्दी से इस पानी को बंद करो, हमें बहुत ठंड लग रही है। अरे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? किचन में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अरे, तुमसे किसने कहा कि किचन में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है? हम हैं ना तुम्हारे साथ।
कौन है मेरे साथ? अरे हम, छोटी छोटी मीठी मीठी प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरीज। हम हैं जादुई स्ट्रॉबेरीज। क्या कहा? जादुई स्ट्रॉबेरीज? हाँ हाँ, जादुई स्ट्रॉबेरी। अब तुम प्लीज हमें धोना बंद करो, हमें बहुत ठंड लग रही है। ये सुनकर शिखा तुरंत ही नल को बंद कर देती है। वो जैसे ही स्ट्रॉबेरीज की तरफ देखती है तो उन स्ट्रॉबेरीज के छोटे छोटे पैर और 2 प्यारी प्यारी आंखें भी होती है। ये क्या? तुम सभी के छोटे छोटे हाथ पैर और आंखें भी है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं शिखा, तुम कोई सपना नहीं देख रही। हम सभी जादुई स्ट्रॉबेरीज हैं और ये सब मेरे छोटे भाई बहन हैं। तुमने हमारी बूढ़ी दादी माँ की मदद की, इसलिए हम भी तुम्हारे पास यहाँ तुम्हारी मदद करने आ गए। कहो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मुझे एक स्ट्रॉबेरी केक चाहिए जिस पर बहुत सारी ताज़ी ताज़ी मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी लगी हो। क्या तुम मेरे लिए ऐसा केक ला सकती हो? क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी केक ले आती हूँ। जादुई स्ट्रॉबेरी अपने हाथों को हवा में घुमाती है और शिखा के सामने एक बहुत बड़ा स्ट्रॉबेरी केक आ जाता है। वो उस केक को अपने सामने देखते ही बहुत खुश होती है और उसे खाने लगती है। ये स्ट्रॉबेरी केक तो सच में बहुत ही टेस्टी है। मैं कितने महीनों से स्ट्रॉबेरी केक को खाना चाहती थी। जादुई स्ट्रॉबेरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो तुम्हें हमसे सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी केक ही चाहिए। क्या तुम हमसे कुछ और नहीं मांगना चाहती? वैसे तो मैं तुमसे बहुत कुछ मांगना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे वो सब कुछ दे पाओगी? तुम एक बार मांग कर तो देखो। अच्छा, क्या तुम मेरे घर को बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी जैसा बना सकती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा दिखे, क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हम तुम्हारे लिए ऐसा भी कर देंगे। तुम बस देखती जाओ। जादुई स्ट्रॉबेरी अपने हाथों को हवा में घुमाती है और देखते ही देखते शिखा का पुराना टूटा फूटा घर बिल्कुल नए और सुंदर घर में बदल जाता है और उसका घर देखने में बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी के आकार का लगता है। अचानक से जब उनका पुराना घर बिल्कुल नया हो जाता है तो शिखा की माँ अचानक से घबरा जाती है और शिखा को पुकारने लगती है। लगता है अचानक से नया घर बन जाने से माँ डर गई है। चलो हम माँ के पास चलते हैं। शिखा उन जादुई स्ट्रॉबेरीज के साथ अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। जादुई स्ट्रॉबेरी, अगर तुम मेरे घर को नया कर सकती हो तो क्या हमारी गरीबी मिटाने में हमारी मदद कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं मधु, बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? जादुई स्ट्रॉबेरी, मेरे पति दिन भर खेत में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी आधी फसल खराब हो जाती है। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे हमारे खेत की फसल कभी खराब ना हो और हमारा कोई नुकसान ना हो? ठीक है मधु, आज के बाद तुम्हारे खेत की फसल कभी खराब नहीं होगी और तुम अपने खेत में जो भी उगाओगे वो तुम्हारे खेत से कभी खत्म नहीं होगा और ना ही तुम्हारे घर से कभी राशन खत्म होगा। शिखा को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं उसके लिए एक स्ट्रॉबेरी का खेत भी बनाऊंगी। उसमें से तुम जितनी चाहे उतनी स्ट्रॉबेरीज खाना। उस खेत की स्ट्रॉबेरी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर जादुई स्ट्रॉबेरी अपने हाथों को हवा में घुमाती है तो उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है और उनके खेत की फसल भी बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। साथ ही उनके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा सा स्ट्रॉबेरी का खेत भी बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लाल लाल स्ट्रॉबेरी होती है। इसके बाद जादुई स्ट्रॉबेरी वहां से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद शिखा का परिवार गरीब नहीं रहता और शिखा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है।